नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया है। ये वो दस्तावेज है जो देश की आर्थिक दिशा तय करता है। तो आज हम 2026 के इसी केंद्रीय बजट को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। अगर इस साल के बजट को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द होगा निरंतरता। मतलब सरकार ने कोई बहुत बड़े चौंकाने वाले ऐलान नहीं किए हैं। इसके बजाय जो नीतियां पहले से चल रही हैं उन्हीं को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो निरंतरता वाला अप्रोच है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए असल में मतलब क्या है। आइए इसी को समझते हैं। देखिए, वित्त मंत्री ने इस बजट को 3 मेन पिलर्स या कह सकते हैं कि 3 मुख्य कर्तव्यों पर आधारित बताया है। पहला, देश का आर्थिक विकास तेजी से हो। दूसरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हों। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे, मतलब सबका साथ सबका विकास। तो अब बात आती है कि 7% से ज्यादा की जो ये बड़ी ग्रोथ रेट है, इसे हासिल करने के लिए सरकार का प्लान क्या है। इसका जवाब छिपा है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में एक बहुत बड़े निवेश में। इस बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम अमाउंट। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये देश के भविष्य पर किया गया एक बड़ा निवेश है। इस पैसे से सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाए जाएंगे जो सालों तक काम आएंगे। और ये जो इतना बड़ा अमाउंट है, ये जाएगा कहाँ? ये लगेगा देश के कोने कोने को जोड़ने वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि नए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, साथ नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। मकसद साफ है, देश में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से बदल देना, ताकि व्यापार करना और आसान हो जाए। तो एक तरफ तो बजट में सब कुछ स्थिर और मजबूत करने की बात हो रही थी, लेकिन एक छोटे से टैक्स चेंज ने स्टॉक मार्केट में अचानक खलबली मचा दी। हुआ ये कि सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में एसटीटी कहते हैं, उसे बढ़ा दिया। आसान भाषा में कहें तो अब इस तरह की ट्रेडिंग करना थोड़ा महंगा हो गया, और बस इसी वजह से इन्वेस्टर्स में थोड़ी बेचैनी दिखी और मार्केट नीचे आ गया। अच्छा, मार्केट की बात तो हो गई। अब आते हैं छोटे और मझोले कारोबारों पर, यानी एमएसएमईज पर। इनके लिए भी बजट में काफी कुछ है, और ये जरूरी भी है क्योंकि एमएसएमईज को हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो इन्हें सपोर्ट करना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक मजबूत इकोनॉमी का मतलब सिर्फ सड़कें और पोर्ट्स बनाना नहीं होता। असल मजबूती तो उसके लोगों से आती है, और शायद इसीलिए इस बजट का एक बड़ा फोकस ह्यूमन कैपिटल पर है, मतलब लोगों के स्वास्थ्य और उनके स्किल्स को बेहतर बनाने पर। सरकार एक नई चीज पर ध्यान दे रही है जिसे केयर इकोनॉमी कहा जा रहा है। इसका मकसद है देश में हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत करना। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्लान है। पहला, 1.5 लाख स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन करना। दूसरा, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए नए इंस्टीट्यूट्स बनाना। और तीसरा, भारत को मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बनाना। अब चलते हैं भारत के सबसे जरूरी सेक्टर की तरफ, कृषि। इस बजट में एक अच्छी कोशिश की गई है परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की। सवाल यह है कि किसानों की मदद के लिए हम आने वाले कल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसका जवाब सरकार ने भारत विस्तार नाम की एक पहल से दिया है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जाएगा। इसका सीधा फायदा क्या होगा? खेती की पैदावार बढ़ेगी और किसानों को सही समय पर सही जानकारी मिल पाएगी। इन बड़ी बड़ी घोषणाओं के अलावा भी बजट में कई और पहलें हैं जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करती हैं। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए नए निम्हांस कैंपस, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज मार्ट्स, और तो और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। चलिए, अब थोड़ा नंबरों की बात करते हैं। आखिर सरकार के पास पैसा आता कहां से है और वो जाता कहां है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। लेकिन नंबरों में जाने से पहले एक बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर। मतलब सरकार को अपना काम चलाने के लिए साल भर में कितना पैसा उधार लेना पड़ता है। अब ये जो चार्ट है, ये एक बहुत पॉजिटिव कहानी बताता है। अगर देखें तो कोरोना के समय जो फिस्कल डेफिसिट 9.2% तक पहुंच गया था, वो अब लगातार कम हो रहा है।
और इस साल का टारगेट 4.3% का है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति संभल रही है। तो सरकार के पास जो हर एक रुपया आता है वो आता कहाँ से है? इस चार्ट में देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24% उधारी से आता है। इसके बाद इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का नंबर आता है। मतलब सरकार अपने खर्चों के लिए काफी हद तक कर्ज पर निर्भर है। और अब बात करते हैं कि सरकार का हर एक रुपया खर्च कहाँ होता है। यहां भी तस्वीर काफी साफ है। सबसे बड़ा हिस्सा 22% राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के तौर पर जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा खर्च 20% पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए, कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में जा रहा है। तो इन सब बातों के बाद इस बजट का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? तो देखिए, इस पूरे बजट का जो सार है वो ये है कि सरकार ने कोई बड़े रिस्की कदम उठाने के बजाय एक सुरक्षित रास्ता चुना है। फोकस इस बात पर है कि कुछ नया और बड़ा शुरू करने की जगह जो पिछले कुछ सालों में सुधार हुए हैं, पहले उन्हें ही और पक्का किया जाए, उन्हें ही मजबूत किया जाए। और यहीं पर यह बजट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में क्या ये धीमा और स्थिर रास्ता ही भारत को उसके बड़े आर्थिक लक्ष्यों तक पहुंचाने का सबसे सही तरीका है, या फिर ये एक ऐसा मौका था जहां कुछ और बड़े और साहसिक फैसले लिए जा सकते थे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।